We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रजनी कसौदम आरके इंटरमीडिएट कॉलेज से। बच्चों, मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें हैं। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। इनमें से मैं आपको इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर। इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में कैसे हुई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति उन परिस्थितियों में शुरू हुई थी जब लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी। यानी कि कई बार युद्ध होते होते उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी और उस समय मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण भी अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। मजदूरी की दर नहीं बढ़ रही थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण भारी मात्रा में खराब हो चुकी थी, जिससे खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगती थीं, अर्थात अत्यधिक महंगी हो जाती थी। और इसी सभी कारणों से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। यानी कि उस समय जब किसानों की फसलें भी खराब हो चुकी थीं और कर बढ़ने के वजह से उनकी आर्थिक शोषण भी बढ़ रहे थे और इन्हीं सभी कारणों से महंगाई बढ़ती जा रही थी और फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। आइए देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यानी कि वहां पे एक अफवाह फैल गई कि जो वहां का सेना है वो नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए हैं और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय लिया है। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। यानी कि जब यह जान गए कि वहां का शासक यानी कि वहां का सेना ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है, तो वो भी अपना जन सेवाएं गठन करने का निर्णय लेने लगे और हथियारों की खोज में वे कुछ सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। कहाँ पे चल पड़ा? पेरिस। ब्रास्तिल पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और ब्रास्तिल यानी ब्रास्तिल का है एक किला है। ब्रास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। यानी कि एक ब्रास्तिल किला है, उसके जेल को उन्होंने तोड़ डाला जहाँ पे भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यानी कि उन्हें पता है कि इस जेल में अत्यधिक भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना है, तो उन्होंने उस जेल को तोड़ डाला, हथियारों पर कब्जे की और इस सहस्त्र लड़ाई में ब्रास्तिल का कमांडर मारा गया। यानी कि इस सहस्त्र लड़ाई में, इस शस्त्र की लड़ाई में वहां का जो ब्रास्तिल का कमांडर था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यानी कि उन्होंने कमांडर को, उस जेल के कमांडर को मार डाला और कैदियों को वहां से छुड़ा ले गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। यानी कि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, सम्राट की निरंकुश शक्तियां, यानी कि जो वहां का सम्राट था बहुत ही निरंकुश था, उसका शक्तियों का प्रतीक होने के कारण ब्रास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। यानी कि वहां का जो निरंकुश शासक था, निरंकुश का मतलब होता है जो किसी भी संस्था पे उसका किसी प्रकार का जो जबरदस्ती ना चले। तो इसी निरंकुशता के कारण जो ब्रास्तिल का किला था वो घृणा का केंद्र बन गया और इसीलिए किले को ढहा दिया गया। यानी कि उस किले को क्या किया गया? जड़ से खत्म कर दिया गया और उसके जो अवशेष बचे थे उन्हें बाजार में लोगों को बेच दिए गए और इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे, उन्हें बेच दिया गया। यानी कि इसके जो ध्वंस, यानी कि कुछ
नष्ट होने के बाद कुछ लोग उसकी स्मृतियों को संयोजना चाहते थे तो उन्हें बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। यानी कि इस घटना के बाद पेरिस और वहाँ के देश के देहाती क्षेत्रों में और कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का शोषण कर रही थी और उसका विरोध कर रही थी। क्या कर अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। यानी कि जब वहाँ पे देश में क्रांति फैलने लगी तो वहाँ पे जो पावरोटी जो खाने की चीज़ होती है वहाँ पे महंगी, यानी कि एक पावरोटी की हो सकता है ज़्यादा कीमत लग रहा था, तो उसकी महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि ऐसी घटना शुरुआत हुई कि जिनको वहाँ जो फ्रांस का सम्राट था उसे फांसी दिए जाने में ही भलाई थी। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ यह हम आगे देखेंगे कि कैसा ऐसा हुआ। तो आइए हम इसके पहले पार्ट में चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का पहला पार्ट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। करा सन 1774 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। इनकी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि लुई 16वें किस सन में राजगद्दी पे बैठा, तो 1774 में। वो कहाँ का राजवंश का था, तो बुर्बो का राजवंश था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी उम्र कितनी साल की थी, 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। यानी कि जब उसका राज्यारोहण हुआ तो उस समय उसका राजकोष खाली था। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वृत्ति मतलब धन संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबारी की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। यानी कि जो दरबार का फिजूल खर्ची था वो अलग था। लुई 16वीं के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी और इस युद्ध के चलते फ्रांस पे 10 अरब लिब्रे यानी कि उसमें फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। लिब्रे यानी कि उसमें सम्राट का मुद्रा का नाम था। अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पे मजबूर थी। यानी कि जो फ्रांसीसी सरकार था वह जो फ्रांसीसी सरकार था उसने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पे मजबूर हो गया था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। यानी कि उस समय जब परिस्थितियां खराब चल रही थी तो उसमें वो क्या कर रहा था, कर नहीं बढ़ा सकता था और यह कदम उसका नाकाम रहा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा कर सकते थे। तीसरे स्टेट के लोग, ये आगे बताया जाएगा कि किससे कौन कौन से स्टेट के लोग थे। फिर करा कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र यानी कि पुराना राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता है। चित्र दूसरा, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, देखिए। पहला था प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग था। दूसरा द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था। तीसरी स्टेट इसमें बड़े व्यापारी
बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि यही लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत कर अदा कर सकते थे, जिसमें किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, यही थोड़ा बहुत केवल इन्हीं के हिस्से कर अदा कर सकते थे। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेज के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार यानी कि जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों को छूट। कुलीन वर्ग को कुछ समय सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों में से सामंती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता रहा। सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। कौन? किसान। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा यानी कि टाइड, क्या है? टाइड क्या है? एक सीधे राज्य को अदा दिए जाने वाला कर है, यानी कि सीधे राज्य को पे करने वाला कर है, जिसको यह धार्मिक कर कहा जाता है। टाइड के रूप में वसूलता था और ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही नहीं होता था। इन करों को टाइड यानी कि प्रत्यक्ष कर और उनके अनेक प्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था और इस प्रकार राज्य के वृत्ति कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी कि यह कर ही सबसे बड़ी परिस्थिति थी फ्रांसीसी क्रांति का। यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए गए हैं, देखिएगा, इनको नोट भी करना है। जैसे कि ऊपर मैंने लिब्रे, टाइड, टोटाइल का अर्थ बताया है, तो इन्हीं सब चीज़ों को पहले इसको नए शब्द में ऐड कर लीजिएगा। इसको नोट्स में सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि लिब्रे का यानी कि यह फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट यानी कि क्रांति, पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। ताइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह एक कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। उसके बाद था टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे इस पाठ के दूसरे पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे और इसमें जो भी बताया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं उसको नोट कर लीजिएगा और बाकी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।